जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है प्रिसाइस के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आने वाले अपकमिंग क्लासेस में मैं आपके लिए यूपीपीसीएस जो भी होने वाला है 2023 यूपी पीसीएस 2023 और अपकमिंग बीपीएससी 69 उसके लिए जो प्री का क्रैश कोर्स है उसके रिगार्डिंग जो है लेक्चर्स मैं आपको देना प्रोवाइड करूँगा। बात करें अगर हम कि आज की क्लास में क्या पढ़ना है, तो आज की क्लास में हमें जनरल साइंस में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब ये टॉपिक ही क्यों मैंने चुना, देखिए ये टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि तो आज की क्लास में वनडे एग्जामिनेशन की बात करें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी में यानी विद्युत, इसकी पहली बार किसी ने जो चर्चा की थी वो थाल्स जी ने की थी। थाल्स 600 बीसी में पहली बार इन्होंने कहा था कि जो दो अगर ग्लास रॉड और कैट स्किन को रब किया जाए तो उस पर चार्ज एक्वायर्ड होता है या उसमें कुछ इलेक्ट्रो स्टैटिक चार्जेस एक्वायर्ड होते हैं। बट वो चार्ज का नेचर क्या होगा, यानी कि इन्होंने ये नहीं बताया था पॉजिटिव नेगेटिव जो आज के टाइम पे हम लोग जानते हैं। इन्होंने ये नहीं बताया था कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसके बारे में नहीं बताया था। ये किसने बताया था कि चार्ज दो तरह के होते हैं, ये बताया था। तो 600 बीसी में पहली बार, 600 बीसी में पहली बार फर्स्ट टाइम, इसलिए फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो थाल्स को कहा जाता है। फर्स्ट टाइम किसी ने बताया था तो वो थाल्स जी ने बताया था। थाल्स ने कहा था कि अगर हम किसी दो ऑब्जेक्ट को, जैसे उन्होंने एक बार, उस समय ग्लास रॉड नहीं था, एबोनाइट रॉड था, इस पे अगर हम कैट की क्लोथ से रब करते हैं, कैट की स्किन से, कैट के स्किन से, और ये है आपका इबोनाइट रॉड। इबोनाइट रॉड जो होता है वो ग्लास जैसा ही होता है, ग्लास ही मटेरियल होता है, बट उस समय ग्लास की 600 बीसी में ग्लास डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। रब करने के बाद इस पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी आती है, यानी उस पे चार्ज की प्रॉपर्टी अटेंड होती है, चार्ज की प्रॉपर्टी एक्वायर्ड होती है। फिर कई सालों तक इस बात को आगे एक साइंटिस्ट आते हैं जो इसको वेरीफाई करते हैं, नाम है उनका डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट 16th सेंचुरी में इस बात की पुष्टि करते हैं कि अगर हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को रब करें तो उस पर कोई ना कोई चार्ज आएगा। वो चार्ज कैसा होगा, उसका नेचर आगे चल के बताते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो अगर इस तरह से पूछा जाए कि किसने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया है, तो आपको पता होना चाहिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक ऑर्डर रेडी किया था जिसमें इन्होंने बताया था कि अगर हम इस क्रम में, जैसे अगर आप यहाँ देखें, दिखे अगर आपको, अगर आप देख रहे हो फर और फनल, अगर हम फर और फनल को आपस में रब करें तो फर यानी रोवे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और फनल पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आप ये याद जरूर रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि किसने ये बताया कि दो ऑब्जेक्ट को रब करने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, तो वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। उन्होंने एक सीक्वेंस बनाई थी एक्सपेरिमेंट करके, जिसमें अगर हम इन किसी दो कॉन्जिक्यूटिव को लेते हैं, जैसे अगर हम फर और फनल को लेते हैं और इनको आपस में रब करते हैं तो फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और फनल पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे कोई भी दो ले सकते हैं, मान लीजिए लेदर और ग्लास लेते हैं, और लेदर और ग्लास को अगर हम रब करते हैं, लेदर और ग्लास को रब करते हैं तो लेदर पे पॉजिटिव आएगा और ग्लास पे नेगेटिव आएगा। अगर हम फर और ग्लास को आपस में रब करते हैं तो फर पे पॉजिटिव आएगा और ग्लास पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। चार्ज यानी आवेश। अब हम लोग अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि चार्ज जो है, जैसे अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमें डिफरेंट मॉडल, जैसे कि
बोहर मॉडल, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, इससे हमें क्या पता चला कि चार्ज दो तरह के होते हैं। अगर हम एटॉमिक मॉडल पे आते हैं, नहीं एटॉमिक मॉडल पे आए अगर हम, तो यहाँ पे हमने जे जे थॉमसन मॉडल, जे जे थॉमसन मॉडल पढ़ा था पहला। दूसरा मॉडल हमने रदरफोर्ड पढ़ा था, रदरफोर्ड, ठीक है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आपको केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तीसरा उसके बाद हम लोग बोहर मॉडल, जो कि अब तक फॉलो करते हैं हम लोग, बोहर मॉडल। ये तीन मॉडल जो है हमने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, ये तीन मॉडल हमने आपको जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर मॉडल मैंने बताया था। इस मॉडल से हमें क्या पता चला था, इन मॉडल से हमें ये पता चला था, ये देखो रिकॉर्ड हो रहा है ये इस पे, क्योंकि उस पे रिस्पॉन्स अलग अलग रहा है, देखो एक बार 10 सेकंड ले रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। हमने ये बात जान ली थी कि एटम जो है कुछ इस तरह से होता है कि बीच में न्यूक्लियस है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, जो कि पॉजिटिव चार्ज से बना है, जिसको हम लोग बोले प्रोटॉन, और इसके अंदर एक न्यूट्रल चार्ज जिसको हम लोग बोला न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में इसके चारों तरफ घूमता है। तो यहां से हमें समझ आया कि जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी मैटर हैं, यानी वो एटम से बने हुए सबसे छोटी यूनिट क्या है, एटम है। जितने भी मैटर हैं, अगर हम बात करें कि मैटर वस्तु, मैटर क्या होती है, जिसके पास स्पेस और वॉल्यूम होती है। ऐसी कोई भी वस्तु जिसके पास स्पेस और वॉल्यूम है तो वो मैटर है। और मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको और हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, वो है आपका एटम। और एटम जो है वो तीन छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रॉन से। पॉजिटिव में प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये सब बातें बहुत बाद में 19th सेंचुरी के आसपास ये पता चली थी। लेकिन हम बात करें 600 BC, बहुत पुरानी बात, 16th सेंचुरी की बात करें, उस समय ये सारी बातें नहीं पता थी। वेदों और पुराणों में बस लिखा हुआ था कि परमाणु, यानी कि सबसे छोटी यूनिट जो है वो परमाणु है। लेकिन धीरे धीरे लेवोसियस और प्रोस्टियस ने इसके बारे में और एक्सपेरिमेंट हुआ, और वहां से बहुत सारे सिद्धांत आए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के बारे में बात करें। तो यहां से, तो अगर ये जिस समय बेंजामिन फ्रैंकलिन ये सारे बारे में बता रहे थे, तो इनको भी ये नहीं पता था कि जो है एटम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज या पॉजिटिव नेगेटिव से बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट याद ये रखना है कि प्रोटॉन पे कितने कूलम का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम का चार्ज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है। कूलम जो होता है वो अमाउंट ऑफ चार्ज को मेजरमेंट करने की एसआई यूनिट होती है। तो यहां से एसआई यूनिट भी आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज को, यानी आवेश की संख्या को या आवेश की क्वांटिटी को हम लोग कूलम में नापते हैं। किस में नापते हैं? कूलम में। और यहीं से आपको एक बात और अब पता चलेगी कि यहीं से आपको कूलम का एक सिद्धांत होता है जो पूछा जाता है, कूलम्स लॉ ऑफ चार्ज का, वो भी इंपॉर्टेंट है, कूलम्स लॉ। तो आप याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिए या वनडे एग्जाम के लिए या पीसीएस के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है। और इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी होता है, बस नेगेटिव में होता है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको 1/1.6 इंटू 10⁻19 सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये भी पूछा जाता है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये भी पूछा जाता है। ठीक है।
उसके बाद ये सीक्वेंस मैंने बनाया है, इसमें लगभग 16 एलिमेंट है। इसमें देखिए सल्फर, इबोनॉइड एंड गटा पर्चा, ठीक है। कोई भी दो आप उठा लीजिए, मान लीजिए मेटल और रबर लेते हैं, तो मेटल और रबर को आपस में अगर आप रब करेंगे तो मेटल पे पॉजिटिव आएगा और रबर पे नेगेटिव आएगा। वुड और मेटल को आपस में रब करते हैं तो वुड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और मेटल पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसको। ये सीक्वेंस आपको हल्का फुल्का याद अगर रहे तो अच्छी बात है, इसको एक बार अपने दिमाग में किसी तरह से मेमोनिक के रूप में आप बना लीजिएगा। मैं आपको सवाल अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। अगर आपने वुड और मेटल को रब किया तो वुड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और मेटल पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पहली बार किसने बताया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। इसके बाद जो आपका एक इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था कि कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ या कूलम्स का सिद्धांत क्या कहता है? कूलम्स का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई भी दो चार्ज हैं सेम टाइप के या अपोजिट टाइप के, डिपेंड करता है, सेम टाइप के होंगे तो चार्ज कैसा होगा? रिपल्सिव होगा, और अगर अपोजिट टाइप के होंगे तो अट्रैक्टिव होगा। तो अगर मान लीजिए सेम टाइप के चार्ज है, मान लीजिए भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इस पर जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा लगेगा? आपका टुवर्ड द सेंटर लगेगा। ये कुछ वैसा ही है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा ही है कि अगर कोई दो चार्ज रखा हुआ है आर डिस्टेंस पे, तो इनमें लगने वाला जो बल है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच की दूरी की। ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है के, जिसमें यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। अब एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब किसी भी मीडियम में फोर्स की क्या इंटेंसिटी होगी उसको बताने के लिए हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी की हेल्प लेते हैं। तो पेपर में आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? ये होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हेलो सर, इज इट लाइव? है सर, ओवर हेलमट, हेलो। हाँ ये लाइव है बच्चा, लाइव ही है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको बाद में मिले, बट ये लाइव है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछी गई थी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू या इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एसआई यूनिट कैसे आई है, तो देखिए अगर 1/एप्सिलॉन नॉट को हम के ले लेते हैं, इस पूरी वैल्यू को अगर हम के ले लेते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F = K Q1/Q2/R²। अगर आप के फॉर्म में फॉर्मूला बनाइए तो कैसे बनेगा? के फॉर्म में फॉर्मूला कैसे बनेगा? K = F × R²/Q1 × Q2। अब F क्या है? न्यूटन में होता है, और डिस्टेंस किस में नापा जाएगा? मीटर में नापा जाएगा, ऐसा यूनिट। और चार्ज किस में नापा जाएगा? कूलम में। तो 2 कूलम है तो कूलम का स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट है कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो कूलम्स कांस्टेंट की ऐसा यूनिट पूछी गई थी, वो होती है न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। याद रहेगा आपको? उम्मीद है आपको याद रहेगा ये बात। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी की भी वैल्यू पूछी जाएगी तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी की हम बताएं कि किस तरह से इसका यूनिट आया है, जो कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर है, कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल इसका कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। ये ऐसा ही यूनिट है, इसका रेसिप्रोकल है, बस एप्सिलॉन नॉट जो है इस पूरे फॉर्मूले का बनाओ, इसको उधर भेज दो एप्सिलॉन नॉट को, तो आपको रेसिप्रोकल में मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। और आप एक देखेंगे अगर आप पुराना क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्ट कूलम्स लॉ का फॉर्मूला भी पूछा गया कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला कूलम्स लॉ का सही है या गलत है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको ऐप पे दे दी जाएगी, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये भी जो भी लेक्चर आज का चल रहा है, इसकी पीडीएफ ऐप पे अपलोड कर दी जाती है लेक्चर के साथ ही, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िएगा, तो वहाँ पे डिफरेंट जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है, डजंट मैटर। ये मैंने आपको सब थॉमसन, रदरफोर्ड, मिल्कमैन एंड नील बोहर, ये मॉडल मैंने आपको बता दिया।
अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, देखिए लेट्स कम टू द अवर, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसे कहते हैं, तो अगर हम किसी चार्ज को, मान लीजिए चार्ज है, चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करती है, चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करती है, और वो फील्ड का नेचर ऐसा होता है कि वो पॉजिटिव से एक काल्पनिक रे, ये काल्पनिक रे है, आर्टिफिशियल लाइन है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये एक आर्टिफिशियल लाइन कह सकते हो या काल्पनिक लाइन है ये, जो कि पॉजिटिव से निकलती है। अगर नेगेटिव चार्ज बनाए तो नेगेटिव में ये जाती हुई दिखती है, कि नेगेटिव में ये क्या हो रही है, इंटर हो रही है इस तरह से। ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है कि अगर हम चार्ज के पास, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास अगर हम कोई और चार्ज लाते हैं नेगेटिव, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगी, अगर हम पॉजिटिव के पास पॉजिटिव लाते हैं तो ये आपको रिपल कर देगी, इससे हम पता कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी हैं। अब हम पढ़ना था इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने अभी चार्ज के बारे में जाना, अभी तक जो भी मैं डिस्कस कर रहा था वो हम लोग चार्ज के बारे में जान रहे थे, अबाउट चार्ज डिस्कस किया। टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है क्यू अपॉन टी। पहला फॉर्मूला आपके पास ये रहा, पहला फॉर्मूला आपके पास ये रहा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहां पे अगर हम बात करें क्यू क्या है, अगर हम बात करें क्यू क्या है, तो क्यू है आपका अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू क्या है आपका अमाउंट ऑफ चार्ज, और टी क्या है टाइम। तो मान लेते हैं ये कोई सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया से कितना चार्ज दिए गए समय में पास करता है, उतना ही इलेक्ट्रिक करंट आपका प्रोड्यूस होगा। अगर मैं कहता हूं कि इससे केवल 1 कूलम चार्ज जाता है 1 सेकंड के अंदर, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा, जो करंट प्रोड्यूस होगा वो 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होगा। अब यहां से एक बात समझ आ गई कि जो करंट है उसकी जो एसआई यूनिट है, मात्रक जो है वो क्या है, एम्पेयर है, जिसको हम लोग कैपिटल ए से बनाते हैं। ये बात हमें समझ आ गई, ठीक है, यानी हमें बात समझ आ गई कि एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ करंट, विद्युत की एसआई यूनिट क्या है, विद्युत की एसआई यूनिट है आपकी एम्पेयर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से बनाते हैं। और इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इज एमीटर, इज एमीटर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बना के, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव। एमीटर एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अपने सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं, ठीक है। अब यहीं से वर्ड आया है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट अप्लायंसेस, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट अप्लायंसेस इन अ क्लोज पाथ, इन अ क्लोज पाथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। जिसमें अगर हम बात करें, ये मैंने जो आपको बनाया है डायग्राम, इसमें सबके सिंबल के नाम है, ये जो सिंबल है इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, थोड़ी देर में आपको रेजिस्टेंस बताऊंगा। ये बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आपका एमीटर, ये आपका वोल्ट मीटर, और ये आपका स्विच। इसके बारे में थोड़ी देर में अभी सभी चर्चा हो जाएगी। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, इसमें क्लोज पाथ है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इसमें एम मीटर यूज किया जाता है कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी, कितनी विद्युत इसमें फ्लो करेगी, उसको नापने के लिए हम एम मीटर का यूज करते हैं। और सर्किट में एम मीटर सीरीज में कनेक्ट होती है, सर्किट में एम मीटर सीरीज में कनेक्ट होती है। तो एम मीटर इज कनेक्टेड in series
याद रखेंगे कि एम मीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन आपसे आ सकता है, इस तरह से आपको दे दिया जाएगा कि बताइए अगर आपको चार्ज दे दिया गया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि आपके पास 1.5 इंटू 10⁻26 कूलम चार्ज है और ये 2 सेकंड में पास करता है किसी कंडक्टर से, तो बताइए कितना करंट प्रोड्यूस होगा। तो आपको क्या करना है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी करना है, 1.5 इंटू 10⁻6 अपॉन 2। तो इसको भी काटेंगे तो 1.5 मतलब 0.7 समथिंग करके आएगा, क्योंकि 15 का आधा क्या होता है, 7 होता है। तो ये भी डेसिमल में है, तो वो आपका एम्पेयर में करंट आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़े। तो हमने कहा किसी भी कंडक्टर में, मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, चालक है, कंडक्टर मतलब चालक, मान लीजिए कॉपर का कंडक्टर है, कॉपर वायर है। इस कॉपर वायर में करंट फ्लो हुआ कैसे, हमें जो जानना है, इस कॉपर वायर में करंट कैसे फ्लो हुआ। हमने कहा ये जो कॉपर वायर है ये इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन है, और इन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इस कंडक्टर में बिजली यानी करंट जो है फ्लो हुआ है। तो मान के चलिए अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहे हैं तो जो करंट फ्लो होगा वो बी टू ए होगा। ऐसा क्यों, स्टार्टिंग शुरुआती दौर में यह बताया गया था कि किसी भी कंडक्टर में यानी किसी भी चालक में जो करंट फ्लो होता है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन पे। पर जैसे जैसे डिस्कवरी हुई, जैसे जैसे और आगे नॉलेज बढ़ती गई, पता चला कि करंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है जिनको हम लोग कहते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से यानी कि मोशन से करंट फ्लो होती है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कैसे, क्या ये अपने आप, मान लीजिए आपके पास कोई वायर टुकड़ा काट लिया, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो इसको मूव कराने के लिए हम क्या करते हैं, किसी न किसी बैटरी से जोड़ते हैं, कोई ना कोई हम पावर सप्लाई से जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया ऐसे, ये रहा आपका सेल। बट बात ये होती है ये सेल करता क्या है, अब इस पे भी टॉपिक है। क्या हुआ, ये सेल क्या करता है, ये सेल आपका एक काम करेगा यानी पोटेंशियल जनरेट करता है। तो ये पोटेंशियल होता क्या चीज है, या ये सेल का क्या काम है इस सर्किट में, अगर हम सेल ना लगाएं तो कैसे होगा, ये समझने की थोड़ी आपको समझना है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ सेल, व्हाट इज रोल ऑफ सेल और बैटरी, या बैटरी कितने प्रकार के होते हैं, या बैटरी का क्या यूज है। ठीक है, जैसे कि आपके घरों में अगर आप देखेंगे कि आपके घरों में, मान लीजिए आपका ये घर है, तो छत के ऊपर जो है टंकी रखी जाती है, वाटर टैंक रखा जाता है, और यहाँ से टैब लगा दिया जाता है पानी का। तो आपको जब पानी नीचे आती है तो आपको कोई मोटर कनेक्ट नहीं करना पड़ता है, अपने आप टैप चालू किया, पानी नीचे आ गया। पानी ऊपर पहुंचाने के लिए हमें मोटर की जरूरत पड़ती है, यानी कि हम इसलिए कुछ ऊंचाई पे इसलिए रखते हैं अपने टंकी को कि यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो और यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो। जिस तरह से इस टंकी में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वाटर यानी पानी फ्लो कर रहा है, उसी तरह से हम अपने सर्किट में बैटरी की मदद से हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल बनाते हैं। अगर आपने बैटरी देखा होगा या मोबाइल या उसमें जो लगता है, क्या कहते हैं, रिमोट में जो बैटरी लगता है, तो उसमें आपने ऐसे देखा होगा कि एक पॉजिटिव विंड होता है और एक निगेटिव विंड होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है, यानी कि ये हाई पोटेंशियल है और ये आपका लो पोटेंशियल। तो ये सब होता कैसे, इसके अंदर जो प्रोसेस होता है पोटेंशियल जनरेट होता है वो होता है केमिकल रिएक्शन से, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। या कभी आपने इन्वर्टर की बैटरी देखा होगा तो उसमें प्लेट्स लगी होती हैं, उसमें सॉल्यूशन भरा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भरा जाता है। तो बैटरी का तो अभी हम एक टॉपिक बता देंगे, बैटरी का तो टॉपिक ही पूरा अलग से है। तो अगर हम बात करें कि बैटरी या सेल करता क्या है, तो ये जनरेट करता पोटेंशियल। तो बैटरी और सेल जनरेट पोटेंशियल इन सर्किट। तो आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आ सकता है कि सर पोटेंशियल किसको कहते हैं। अगर हम बात करें सर पोटेंशियल किस चीज को, चलिए हमने कह तो दिया कि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल बनाते हैं,
ठीक है, अगर हम बात करें हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल की बात तो कर रहे हैं हम। चलिए आ रहा सही, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए बैटरी को या सेल में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉजिटिव विंड होता है, नेगेटिव, और बहुत सारी अगर हम सेल जोड़ दें तो ये हमारी बैटरी बन जाती है सर्किट में। ये सेल है और ये बैटरी है। बैटरी को नापते हैं किसमें, वोल्ट में। ठीक है, बैटरी को नापते हैं किसमें, वोल्ट में। तो होता क्या है कि अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, कॉन्सेप्चुअली बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, तो मान लीजिए कोई चार्ज है Q, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो Q चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसको हम लोग बोला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसको हमने कहा था कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, चार्ज फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मान लीजिए इन्फिनिटी से, बहुत दूर से एक सेम यूनिट चार्ज अगर हम इसके करीब लेके आते हैं, उठा के एक पॉइंट ए पे लाते हैं, तो इसके लाने से क्या होगा, हमने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, कुछ दूरी तय की, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, और जब हम इस चार्ज को ला रहे होंगे तो एक बल लग रहा होगा, फोर्स, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो एक तो चार्ज अपने पास अपने जैसा कोई चार्ज आने नहीं दे रहा है, लेकिन हम उसके अगेंस्ट में एक काम कर रहे हैं, हम फोर्स ले जा रहे हैं, बल मतलब चार्ज ले जा रहे हैं, तो हमने वर्क डन किया, और जितना चार्ज लाइए ये जो रेशियो हुआ ये आपका हो जाता है पोटेंशियल। तो ए पॉइंट पे आपका क्या बन गया, पोटेंशियल बन गया। अगर हम उतना ही यूनिट यानी 1 कूलम का चार्ज फिर से लाते हैं, किसी दूसरे पॉइंट पे लाकर रखते हैं बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी आपका वर्क डन होगा। तो मान लेते हैं ये W2 ये W1। अब Q1 Q2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों ही 1 यूनिट का ही चार्ज है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा, इनकी जो डिफरेंस आती है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, V2 माइनस V1 अपॉन Q। ये हो गया आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में बताते हैं। बंद हो गया, ये चल रहा है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ये होता है आपका चेंज ऑफ वर्क डन अपॉन Q। और पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर रिप्रेजेंट करते हैं V से, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग V से, ठीक है। और W आपका क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन, और Q है आपका अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। और एसआई यूनिट जो होती है वो आपका हो गया, एसआई यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि 1 वोल्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 1 वोल्ट होगा जब आप 1 जूल काम करें 1 कूलम के चार्ज को कैरी करने के लिए, तब आपका जो वर्क डन होगा वो 1 जूल होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, थोड़ा से क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। लेट्स हैव अ वन टू, एक दो एमसीक्यू देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जो एमसीक्यू है। उम्मीद है यहाँ तक अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ जो कि पेपर में आए हुए हैं, अगर इसी से मिलेंगे तो। क्वेश्चन तो है मेरे पास, लेकिन अभी जो हम पढ़ाए हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन अभी नहीं है। वैसे मैं रैंडमली आपको क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, फिर हम उसको समझा देंगे। देखिए, जो आपकी घरों की बिजली का बिल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं 1 यूनिट बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ बिजली बिल, कमर्शियल कमर्शियल यूनिट, ये आपका होता है जो 1 यूनिट होता है, ये होता है आपका 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आपकी पावर की ऐसा यूनिट होती है, किसकी होती है, पावर की। पावर होता है आपका W अपॉन रेट ऑफ डूइंग वर्क, W अपॉन टी, इसकी ऐसा यूनिट किलोवाट होती है। इसकी जो वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होती है।
ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आया है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये यूपी पीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम वी विल प्रोवाइड यू पीपीटी फॉर्म, बट दिस टाइम आई एम राइटिंग कि 5 bulbs each of 100 watt capacity in tunnel are illuminated continuously for 20 आवर। ये पीसीएस प्री का ही क्वेश्चन है। 20 आवर द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी, ऑप्शन है 1 यूनिट, ऑप्शन बी 2 यूनिट, ऑप्शन सी 10 यूनिट एंड ऑप्शन डी 20 यूनिट। ये आपका यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है। आप देखिए कह रहे 5 बल्ब कनेक्ट किया गया है 100 वॉट का, ठीक है। तो वॉट ऐसा यूनिट होती है पावर की, किसकी होती है? पावर की। तो एक बल्ब जो है वो 100 वॉट का है, और जब भी आपको कमर्शियल यूनिट निकालना होगा, ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा किलो वॉट में। तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 0.1 किलो वॉट हो जाएगा। और ऐसे कितने बल्ब हैं? 5 बल्ब हैं। 5 बल्ब ईच ऑफ 100 वॉट कैपेसिटी आर इल्यूमिनेटेड 20 आवर। कितने समय के लिए चल रहे हैं? 20 घंटे के लिए चल रहे हैं। तो 20 आवर यहाँ लिख दो। ये कितना हो जाएगा? अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.5 इंटू 20, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि आपका हो जाएगा 10 यूनिट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। ये अगर आपको दिख रहा हो, ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2017 के प्री के एग्जाम में आया हुआ है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, ऐसा कोई कठिन नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा और इसके बारे में, इससे रिलेटेड थ्योरी। देखिए घरों में जो एनर्जी यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो E इज इक्वल टू होता है P इंटू टी, जहां पे P होता है आपका पावर और T होता है आपका टाइम। पावर को हम लोग किलो वाट में लेते हैं और टाइम को हम लोग आवर्स में लेते हैं। तो 1 किलो वाट आवर ये आपकी हो जाती है 1 कमर्शियल यूनिट, एक बिजली का बिल, ठीक है। बाकी ऐसे और लेक्चर आगे आपको मिलेंगे। अभी के लिए हम यहीं पर रोक रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको एक अनाउंसमेंट दे दिया जाए। एक तो अनाउंसमेंट ये है कि यूपी पीसीएस 2023 की नोटिफिकेशन आ चुका है, मैंने उसकी वीडियो बना दी है। जल्द से जल्द फॉर्म आप भर लीजिएगा, जो भी चेंजेस आए हैं, जैसे कि पेपर 2 पेपर उसमें यूपी स्पेशल है, तो उसके लिए यूपी स्पेशल का जो बैच है वो आ रहा है आपका। यूपी स्पेशल बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। आपको ऐप डाउनलोड करना होगा और ऐप में आपको यूपी स्पेशल का एक सेक्शन मिल जाएगा। दूसरा, यूपी प्री क्रैश कोर्स आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है, क्रैश कोर्स, ये भी आपको ऐप पे मिल जाएगा 2023। तीसरा, अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज आपको ऐप पे मिलेगा, जो कि 20 टेस्ट होंगे, और ये 20 टेस्ट आपको जो है बेहतर क्वालिटी के टेस्ट होंगे। नो नीड सीरी, सीरी एक्टिवेट हो जाती है अपने आप बहुत अपने आप एक्टिवेट हो गई सीरी, सीरी आपकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो 20 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे, पीसीएस के लेवल का होगा, और उसकी जो गुणवत्ता है वो आप देख लीजिएगा। आपको 3 टेस्ट आपको डेमो दिया जाएगा ऐप पे, ताकि आप गुणवत्ता चेक कर सकते हैं। तो इसमें से 3 टेस्ट आपको डेमो ऐप पे मिलेगा, जो कि निःशुल्क होगा, फ्री होगा, आप उसकी गुणवत्ता जांच कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ईपीएफओ का जो बैच है, यूपीएससी ईपीएफओ, उसका भी बैच रोल आउट है। उसके लिए भी आपका रजिस्ट्रेशन ओपन है, क्रैश कोर्स है, वो भी आप ऐप पे जाके देख सकते हैं।
बाकी आपकी कोई भी सजेशन, सुझाव जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको कौन सा कोर्स चाहिए, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। आई एम रीडिंग ऑल द कमेंट सेक्शन, मैं सभी कमेंट सेक्शन को पढ़ता हूँ। कल वाले वीडियो का भी कमेंट सेक्शन मैंने पढ़ा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, और ये आपका प्यार हमें मोटिवेशन रखता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने की हम ऐसे ही तत्पर रहते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। साइनिंग ऑफ, अनु सर, थैंक यू।